तो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ अमन वर्मा के बारे में। एक तरीके से मैं अमन वर्मा की जर्नी को डिस्कस करूँगी। अमन वर्मा की जो जर्नी 90s के एरा में शुरू हुई थी, अर्लीज 90s के एरा में शुरू हुई थी, और सन 2000 आते आते अमन वर्मा जो थे वो टेलीविज़न इंडस्ट्री के हार्ट थ्रॉब बन गए थे। कोई ऐसा शो नहीं था जिसमें अमन वर्मा का अपीयरेंस नहीं होता था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शो को हिट कराने की गारंटी अमन वर्मा के रूप में ही हुआ करती थी। अगर किसी शो में या किसी रियलिटी शो को अमन वर्मा होस्ट कर रहे हैं या किसी शो में अमन वर्मा एक स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी आ जाएंगे तो वो शो हिट हो जाएगा। इतना ज़्यादा अमन वर्मा का डंका बजता था टेलीविज़न इंडस्ट्री में। कोई भी अवार्ड फंक्शन हो, चाहे उसे होस्ट करना हो, उसमें परफॉर्म करना हो, अमन वर्मा, अमन वर्मा, अमन वर्मा। तो इस तरीके से अमन वर्मा के डंके बजते थे और एक तरीके से लोग उन्हीं के नाम की कस्में खाते थे, क्योंकि अमन वर्मा की जो जर्नी थी, एक तरीके से उनको टेलीविज़न का बादशाह तो कोई दिलीप कुमार की रेप्लिका, मतलब एक तरीके से उनका डील डॉल जो उनकी शक्ल है वो लेजेंड एक्टर दिलीप कुमार से भी बहुत मिला करती थी। तो लोग कहीं ना कहीं उनको उनकी शक्ल से कंपेयर भी करते थे। जो दिलीप कुमार की जो उनके करियर की जो शुरुआती फिल्में हैं, चाहे वो ब्लैक एंड वाइट हो, तो उसमें जो दिलीप कुमार का चेहरा है और अमन वर्मा का चेहरा काफ़ी मिलता जुलता है। और एक तरीके से अमन वर्मा को बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर जो कामयाबी मिली, ऐसी कामयाबी बहुत चंद एक्टर्स को मिली है टेलीविज़न पे। तो आप कह सकते हैं कि अमन वर्मा का जो करियर था वो मतलब पीक के भी कुछ, आप कह सकते हो ना, पीक के भी ऊपर जो पीक है वो वहाँ पहुँच गया था। क्या अमिताभ बच्चन, क्या बड़े बड़े स्टार्स जो थे वो अमन वर्मा को जानने लगे थे, क्योंकि अमन वर्मा की जो प्रेजेंस थी वो हर एक अवार्ड फंक्शन में होनी ज़रूरी थी। किसी भी इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता था उसमें थी। मतलब अगर आप लोगों ने अमन वर्मा की उस जर्नी के अगर गवाह हैं तो आप मेरी बात से 100% सहमत होंगे। तो ये थी अमन वर्मा की जो जर्नी थी, उसकी जो फ्लाइट थी वो ऐसे टेक ऑफ करी थी, ऐसे टेक ऑफ करी थी कि लग रहा था कि ये फ़्लाइट तो और भी ऊंची जाएगी। लेकिन पता नहीं क्या इंजन में ऐसी खराबी आई कि जो प्लेन था अमन वर्मा के करियर का, उसका कितना ज़्यादा नुकसान हुआ वो तो आप पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि अभी बीते दिनों अमन वर्मा की एक तस्वीर भी वायरल हुई कि वो एक बच्चे की बर्थडे पार्टी में या पता नहीं किसी की बर्थडे पार्टी में मैजिक शो कर रहे हैं। तो ये अटकलें लगाई जाने लगी कि भाई अमन वर्मा के पास तो अब कोई काम नहीं है, इसीलिए ये जो है जाया करते हैं बर्थडे पार्टीज़ में, मैजिक शो दिखाया करते हैं और अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन अमन वर्मा ने इन बातों को खंडन किया, इन अफवाहों का खंडन किया। अब सच क्या है, झूठ क्या है, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी है, अगर ये अफवाह सच है तो ये बहुत अफसोस की बात है। और कहीं ना कहीं मुझे अमन वर्मा के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि मैंने अमन वर्मा की जर्नी देखी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें हाथ अमन वर्मा का ही है। अपने हाथों से अपने करियर का सत्यानाश अमन वर्मा नहीं किया है। क्योंकि जैसे अपनी फिज़िक को मेंटेन करना जितना टफ़ होता है कि भाई हमें लिमिट में खाना है, हमारा वज़न ना बढ़ जाए, एक एक इंच का हम लोग कैसे हिसाब रखते हैं कि ये कैलोरीज़ नहीं जानी चाहिए, इतनी ही कैलोरीज़ जानी चाहिए, इतना हमें जो है सोना है, इतनी देर में हमें उठ जाना है, इतने इतने टाइम में हमें खाना है, इतने घंटों की फास्टिंग करनी है। तो हम ये अपना
जो फिज़िक है उसे मेंटेन जैसे करते हैं, वैसे ही सक्सेस में पहुंचकर अपने ईगो को जो है वो फड़फड़ाने से रोकना, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है। क्योंकि जैसे ही आप कुछ अचीव कर लेते हो ना, तो आपका मतलब रोम रोम जो है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है, और फिर आपको लगता है कि भाई हमारा लेवल यहाँ है। तो बस जब ये बात आपके मन में आने लगे, या आपके सर चढ़कर ये बात जो है वो गूंजने लगे, ये बातें आपके कानों में गूंजने लगे स्पेशली, कि भाई हमारा लेवल यहाँ है, तो समझो आपका पतन निश्चय होने वाला है। आपका जो बेड़ा गर्क है ना, वो बड़ी जल्दी होगा। और यही हुआ अमन वर्मा के साथ में। अब रिसर्च में तो सन 2003 का वो साल बता रहे हैं, बट मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सन 2003 था या 4 था, आई डोंट नो। लेकिन एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई उनके साथ जिसकी वजह से उनका पूरा जो करियर है, जो करियर का जो उन्होंने एक महल बनाया था, एक तरीके से अपनी इमेज का जो महल उन्होंने दर्शकों के सामने बनाया था, वो चकनाचूर हो गया। और आज तक जो उसके टुकड़े हैं वो अमन वर्मा उठा रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं गलती जो है वो अमन वर्मा की भी है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अमन वर्मा को फंसाया गया, उनके साथ खेल खेला गया, जो बिल्कुल पॉसिबल है। या ये भी हो सकता है कि भाई बड़े समंदर की जो मछलियाँ होती हैं, बड़ी मछलियाँ होती हैं समंदर की, बड़ी मछलियाँ तो आप पकड़ नहीं सकते, तो क्या होता है कि आप छोटी मछलियों की ही बलि चढ़ा देते हो। तो मुझे लगता है कुछ अमन वर्मा के साथ भी हुआ, क्योंकि स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था उसमें 2 नाम काफ़ी ज़्यादा निकल कर आए, एक तो शक्ति कपूर और दूसरे अमन वर्मा। और भी लोगों पर स्टिंग ऑपरेशन हुए, लेकिन इन दोनों के स्टिंग ऑपरेशन सबसे ज़्यादा हाईलाइट रहे। शक्ति कपूर ने तो इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री की हीरोइंस के बारे में बहुत बातें करी हैं। अब वो सच्ची हैं, झूठी हैं, एडिट हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन देखा जाए तो अब मैं क्या बोलूं, जिस तरीके से सन 2020 में जो बॉलीवुड का जो एक चेहरा निकल के आया, उससे तो लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या गड़बड़ होती थी। और हैरानी की बात ये है कि शक्ति कपूर का जब नाम आया, तो शक्ति कपूर का थोड़े वक्त के लिए थोड़ा नुकसान इमेज का ज़रूर हुआ, लेकिन आज भी आप देखें तो शक्ति कपूर जो है वो काम कर रहे हैं, वो दिख रहे हैं। उनकी बेटी भी इंडस्ट्री में ठीक ठाक काम कर ही रही है, और बड़े बड़े स्टार्स के साथ वो अपना जो है काम कर ही रही है, उठते पड़ते गिरते। हालांकि 2020 में उसका भी नाम और सामने आया था, और शक्ति कपूर के बेटे का भी नाम जिक्र आया था कि भाई एक जो कहते हैं ना, एक बीच बीच नहीं, मतलब एक शिप पार्टी हुई थी जिसमें एक बहुत बड़े दिग्गज एक्टर के बेटे का भी नाम आया था, जो फूखा पाकी सूंघते सूंघाते वाले पदार्थों का सेवन करते हुए पकड़े गए थे, जो बहुत हल्ला हो मचा था। वो बात अलग है कि जितना हल्ला हो मचा था, आज वही लड़का जो है अपनी जो है डायरेक्ट की हुई कोई ओटीटी जो है सीरीज़ लेकर आ रहा है, तो भाई लोग उसको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। मतलब लोग देखने की तैयारी में है कि भाई अच्छा कुछ लग रहा है, कुछ डिफरेंट कंटेंट लेकर आ रहा है एक स्टार का बेटा। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें भले ही निकल कर आती हैं, लेकिन बहुत इजीली फिर गायब भी हो जाती हैं, और जिन पर आरोप लगते हैं वो बड़े आराम से अपनी लाइफ को लीड कर रहे होते हैं, बल्कि उनको और भी ज़्यादा काम जो है मिलने लगता है। अगर मैं बात करूं अमन वर्मा की, तो अमन वर्मा पे जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ, ये स्टिंग ऑपरेशन मैंने थोड़े वक्त पहले जो है यूट्यूब पर मुझे एक क्लिप मिली अमन वर्मा की। मैं उसका कोई लिंक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये चीज़ें देखने में कई लोगों के लिए तो देखो, कई लोगों को मज़ा आएगा देखकर, बट ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है।
क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग ये सोचते थे कि भाई स्पेशली जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है वो बड़ी पाक साफ इंडस्ट्री है, वहाँ पे लोग तो भाई धर्म करम की बातें करते हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं। लेकिन जब ऐसी चीज़ें पकड़ी जाती हैं ना, उनकी सामने आती हैं, तो तकलीफ़ होती है। देखिए, अब भले ही अमन वर्मा कितना बोल ले कि ये धोखाधड़ी है या ये है वो है, मुझे फंसाया गया, वो सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन चलो आप अमन वर्मा को हटा दो, लेकिन हमें सबको पता है कि बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितने गलत काम तो होते ही हैं ना। और ठीक है, इनको सपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े स्टार्स ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, इनके सपोर्ट में आए। ये वो स्टार्स हैं जो खुद भी बदनाम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मीडिया में एक अपना एक ऑरा क्रिएट करके रखा हुआ है, जो शायद उस टाइम पर उस ऑरे को ही लोग सही समझते थे। आज तो लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, समझदार हैं, लेकिन जो अमन वर्मा के लिए खड़े हुए हैं, क्या वो लोग दूध के धुले हैं? वो लोग भी दूध के धुले नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि भाई अपनी धोती बचाने के लिए अमन वर्मा की धोती को फाड़ दिया, एक तरीके से अमन वर्मा के ही ऊपर सारी बातें डाल दी। अब देखिए, बड़े बड़े लोग, अगर आप लोग अगर इन्वेस्ट करें या देखें ना, तो क्या जो नाम सामने आते हैं वही लोग गुनहगार होते हैं? कभी कभी क्या होता है, किसी को बचाने के लिए, किसी बड़े आदमी को बचाने के लिए, बड़ी शख्सियत को बचाने के लिए जो है वो दूसरे नाम आगे कर दिए जाते हैं कि भाई इसके बदले इसका नाम ले लो, और जिसको आगे किया है फिर उनको पेमेंट इन काइंड जो है वो कर देते हैं। जैसे अमन वर्मा को किया, अमन वर्मा को ठीक है, लोग सपोर्ट में आए, अमन वर्मा ने वापस से अपना करियर शुरू किया जैसे किया। लेकिन अब आप देखिए कि अमन वर्मा आज की तारीख में क्या कर रहे हैं। वो अमन वर्मा जो हर सीरियल में, हर रियलिटी शो में जज बन के, या हर किसी उनकी अपीयरेंस के लिए लोग दीवाने होते थे। यहाँ तक कि अमन वर्मा बिग बॉस सीज़न 9 में भी नज़र आए थे, लेकिन अमन वर्मा आगे जा ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली, या पब्लिक की तरफ से भी उनको जो है वो एक तरीके से एक पहले जैसी एक एक्साइटमेंट होती थी अमन वर्मा को देखने की, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, हर कोई कहीं ना कहीं अमन वर्मा की पर्सनालिटी से प्रभावित था। और इसमें कहीं ना कहीं एकता कपूर के सीरियल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। तो बहुत ज़्यादा अमन वर्मा के लिए जो था, एक गोल्डन का भी गोल्डन अगर कुछ होता है तो वो टाइम मैंने अमन वर्मा का देखा है। तो ये सब चीज़ें जब निकल के आई थी तो बहुत ज़्यादा अमन की थू हुई थी, जिसकी जो थूक है वो अभी भी अमन के चेहरे पर लगी है। थूक तो मिट चुकी है, लेकिन उस थूक के निशान अभी भी अमन के ऊपर लगे हुए हैं। शायद आपको मेरी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी अजीब लगे, बट ये रियलिटी है। अभी भी अमन जो हैं अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, और अमन की जो पर्सनल लाइफ है वो भी काफ़ी डिस्टर्ब रही है, क्योंकि सन 2016 में वंदना लालवानी नाम की एक टेलीविज़न एक्ट्रेस से अमन की शादी हुई थी, जो अब टूटने के कगार पर आ चुकी है। कहा जा रहा है कि अमन और उनकी पत्नी डाइवोर्स ले रहे हैं। अब वो डाइवोर्स का क्या रीज़न है, क्या, मुझे नहीं पता। लेकिन ये भी तो आप देखिए ना कि एक टेलीविज़न का एक चहीता लड़ेता, मतलब आप कह सकते हैं कि हर जगह अमन के चर्चा होते थे। आप देखिए बागबान जो फिल्म थी, जो सन 2003 में ही आई थी, उसमें अमिताभ के बेटे का जो रोल है वो अमन वर्मा ने निभाया था। तो अमन वर्मा को फिल्मों में भी काम मिल रहा था, भले ही कैरेक्टर रोल मिल रहा था, लेकिन अमन की डिमांड बड़े पर्दे पर भी आ रही थी और अमन उसे कर रहे थे, क्योंकि अमन इतने बिज़ी थे। लेकिन ना, मैंने कुछ वक्त पहले, ये कंट्रोवर्सी होने से पहले, मैंने अमन का एक रेडियो स्टेशन पर एक इंटरव्यू सुना था, जिस जो इंटरव्यू में जिस तरीके से अमन की मैंने बातें सुनी ना, मुझे
इतना तो समझ में आ गया था कि ये बंदा काफ़ी तेज़ है, ये भोला तो नहीं है, ये है तो एक नंबर का नॉटी बॉय। तो जब ये कंट्रोवर्सी मेरे सामने आई, हालांकि मैंने उस वक्त तो नहीं देखा था इनको टीवी पर, इनका वो स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज़ वेरी यंग। और दूसरा ये होता था कि तब जो रिमोट होता था वो घर के बड़ों के हाथ में होता था, और हमें जो था बड़ा, हमारा ऐसा था कि भाई टीवी चलाना है तो मम्मी से पूछ के चलाना है। उस टाइम पर बच्चे थोड़े से ओबीडियंट हुआ करते थे। अब तो क्या है, वही बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन है, कभी भी बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो चलो मोबाइल ऑन कर लिया, यूट्यूब ऑन कर लिया। अब हमें अपना मोबाइल ऑन करने के लिए या यूट्यूब चलाने के लिए किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे रूम में भी टीवी है, स्मार्ट टीवी है, और मैं उसे ऑन कर सकती हूं जब चाहा मुझे, जब चलाना हो। क्योंकि अब तो खैर वो एज भी नहीं है, और खैर अब जो घर वाले हैं वो भी कुछ नहीं बोलते, क्योंकि भाई अब तो भाई बालिग के भी, बालिग के भी, बालिग के भी, बालिग के भी पता नहीं कितने बालिग हो गए हैं। तो खैर, पर वो टाइम होता था। और ये जो स्टिंग ऑपरेशन होते थे ये काफ़ी लेट नाइट टेलीकास्ट होते थे कि भाई बच्चे बच्चे सो जाए, या इस टाइम पर भी मुझे याद नहीं है टाइमिंग, लेकिन वो रात में ही होते थे। तो काफ़ी हल्ला तो हमने सुना था। लेकिन मैंने ये फुटेज काफ़ी समय बाद जो है मुझे मिली, और 5 मिनट की मुझे क्लिपिंग देखने को मिली, और वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी, स्केरी थी, और आप कह सकते हैं क्रीपी थी। तो जो मैंने देखा और मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। और इस क्लिपिंग में अमन वर्मा काफ़ी यंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 साल पुरानी ये क्लिप है। तो काफ़ी मुझे बुरा लगा। और देखिए, अब वो टाइम था और आज आप टाइम देखिए, अमन वर्मा जो है वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। छोटे मोटे शोज़, वेब सीरीज़ में वो भले ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनको, जो पब्लिक की एक क्रेविंग होती थी कि भाई हमें अमन वर्मा को देखना है, अच्छा इसमें अमन वर्मा है, अच्छा, ऐसे लोग जो हैरान होकर ऐसे आंखें निकाल निकाल कर अच्छा अच्छा बोलते थे, अब वो नहीं बोलते। अब किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब तो लोग देखते और कहते कौन है ये, तो हम कहते ना ये अमन वर्मा है, अच्छा ये अमन वर्मा है, अरे ऐसा हो गया। तो ऑफ कोर्स एज भी है, सब कुछ है। अब अमन वर्मा वैसे वाले अमन वर्मा नहीं रहे हैं, क्योंकि एज का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, एज भी मैटर करती है। और जब इतनी बदनामी हो, इतना हर तरीके से आपको लानतें सुनने को मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर असर भी पड़ता है। नो मैटर, अमन ने अपने करियर को वापस से लाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वही वाली बात है कि टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है वो तब काफ़ी ज़्यादा आगे आ रही थी, बहुत सारा कंपटीशन हो रहा था, नए नए चेहरे आ रहे थे, और उन नए चेहरों को अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं पुराने चेहरे जो थे वो पीछे जा रहे थे। बट हाँ, एक इमेज का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि और भी पुराने चेहरे थे, लेकिन उन चेहरों को इतना नुकसान नहीं हो रहा था जितना अमन को हो रहा था। और आज भी वो नुकसान की भरपाई जो है, जो अमन वर्मा पर जो दाग लगे हैं, वो अभी भी जो हैं वो हल्के ज़रूर पड़ गए हैं, पर वो पूरी तरीके से साफ़ नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अब जो है अमन वर्मा को अगर आप देखेंगे तो आपको शक्ल देखकर ही पता चल जाएगा कि भाई अमन की क्या अभी जो है वो सिचुएशन है। ठीक है, अमन को फाइनेंशियली क्राइसिस इतने नहीं आए हैं, शायद कई जो आउटसाइडर्स होते हैं वो पूरे तरीके से डिसअपेयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अमन कभी गायब नहीं हुए हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ, क्योंकि उनको इंडस्ट्री से कुछ ना कुछ तो मिला ही है। अब वो पेमेंट इन काइंड मिला है या क्या मिला है मुझे नहीं पता, लेकिन अमन को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और सलमान ने भी बिग बॉस सीज़न 9 में भी कहीं ना कहीं अमन को थोड़ा सपोर्ट भी किया था, कहा था कि भाई ये बंदा अच्छा है, इसके लिए काफ़ी सपोर्ट में बातें बोली थी। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई अमन को जो है वो बिल्कुल ही
इग्नोर कर दिया। जैसे कई बेचारे आउटसाइडर होते हैं जिनकी इमेज को ऐसे होता है, भले ही वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि ज़रा सा सपोर्ट कर दिया, फिर उसके बाद ठीक है, फिर कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अमन जो है वो थोड़े से खुशकिस्मत रहे कि वो पूरे तरीके से इंडस्ट्री से इतने भी गायब नहीं हुए, और अगर गायब हुए भी तो वापस से आ गए। तो ये अमन वर्मा की जो जर्नी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली है, और काफ़ी ज़्यादा आपको इस जर्नी से सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि कोई भी चीज़ लाइफ में परमानेंट नहीं है। अमन वर्मा खुद अपने उन बीते दिनों को याद करते हैं कि भाई मैं गोल्डन टाइम में था, और इन्होंने बताया कि मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी थे। ये बातें इन्होंने अपने बीते इंटरव्यू में कही हैं। जो कंट्रोवर्सी, जो कास्टिंग काउच का जो इनके साथ जो हुआ था, जो इनके ऊपर जो एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मैंने मैगजीन्स में इनके इंटरव्यूज़ पढ़े थे। तो ये बताते हैं कि मेरे रिलेशनशिप्स रहे हैं और ठीक है नहीं चले, और मेरा एक वो जो पीरियड था वो बहुत ही अच्छा था। तो इनको काम मिल रहा था, और इतना काम मिल रहा था कि भाई इनको सर खुजाने तक का भी वक्त नहीं था, बाल कटाने तक का भी वक्त नहीं था, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करने का भी टाइम नहीं होता था, क्योंकि पहले इतने टेक्निक्स होते नहीं थे। अब तो खैर लोग बॉडी डबल लगा लेते हैं। बॉडी डबल का भी सिलसिला जो है वो स्मृति ईरानी से ही शुरू हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि जब वो सन 2007 के आसपास शूट किया करती थी, तब उनको आना जाना पड़ता था पॉलिटिकल अपने करियर के लिए। तो एक बॉडी डबल दिखाया भी गया था वो सास बहू साजिश में। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और अब जिस तरीके की हाईटेक्स जो अब फैसिलिटीज़ हैं टेक्नोलॉजी में, उसकी वजह से जो है काफ़ी सहूलियत होती है। बट पहले ऐसा नहीं होता था, 12-12 घंटे 16-16 घंटे सेट पे बिताना रहना। तो फिर आपकी यहाँ भी शिफ्ट है, वहाँ भी शिफ्ट है, फिर फिल्म में भी जाना है, तो एक आपकी एक पर्सनल लाइफ तो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बावजूद भी जो है अमन वर्मा काम कर रहे थे, क्योंकि सक्सेस का जो नशा होता है ना, वो शराब के नशे से भी ज़्यादा नशीला होता है। कि आपकी हर जगह आप ही की बातें हो रही हैं, हर जगह आप ही के चर्चे हो रहे हैं, तो फिर और भी ज़्यादा एक आपको पुश मिलता है, एक इनकरेजमेंट मिलता है कि आप करो। लेकिन वही वाली बात है कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो अमन वर्मा की भी सक्सेस की भी एक एक्सपायरी डेट हुई, और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो आपको पता ही है। बट खैर जो भी है, अमन वर्मा के लिए मैं क्या बोल सकती हूँ। वही बात है कि जब आप इंसान एक सक्सेस प्राप्त कर लेता है, और उतनी सक्सेस हासिल कर लेता है जिसने शायद कभी सोची भी नहीं होगी। देखिए, हर इंसान ज़िंदगी में सक्सेसफुल कामयाब बनना चाहता है, और हर इंसान अपने अपने तरीके से अपनी काबिलियत के उससे सोचता है कि यार मुझे इतना मिल जाए मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन उसको जितना मिलता है उससे ज़्यादा और मिलने लगता है, तो फिर भैया फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसे लगता है कि भाई अब तो मतलब हर चीज़ मेरी मुट्ठी में है। और शायद इसी गलत फहमी का शिकार जो है अमन वर्मा भी हुए, और वो इस ट्रैप में फंसे। और इंडिया टीवी पर ये जो था, ये पूरा किस्सा स्टिंग ऑपरेशन का हुआ था, क्योंकि इंडिया टीवी भी तब नया नया आ रहा था। तो कुछ ना कुछ देखो, न्यूज़ चैनल जब कोई आता है तो उसको कुछ अलग कुछ नया करना होता है। और स्टिंग ऑपरेशन और ऐसी वारदात और उसमें ऐसे नाम, तो आप सोचिए कि कितनी टीआरपी इंडिया टीवी की भी बड़ी थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है अमन वर्मा ने कोशिश करी थी कि भाई ये वीडियो हटे, ये हो। इस चीज़ को भी लेकर काफ़ी बातें आपको पढ़ने को मिल जाएंगी जब आप अमन वर्मा की कंट्रोवर्सी के ऊपर रिसर्च करेंगे। और काफ़ी अमन को जो है जद्दोजहद करनी पड़ी, और काफ़ी फ़ाइट करना पड़ा अपनी इमेज को सुधारने के लिए, अपनी इमेज को वापस से क्लीन करने के लिए, जिसमें वो कामयाब होकर भी नहीं हो पाए। भले ही उनको सपोर्ट मिला टेलीविज़न इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, बट अब आप देखिए कि
ठीक है सपोर्ट मिला, लेकिन अब उनको जो वो उनकी जो एक धाक थी इंडस्ट्री में जो थी कि भाई हर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें भले ही थोड़े वक्त के लिए हो पर हमें अमन वर्मा चाहिए। तो वो अब वो जो एक कहते हैं ना हाई डिमांड पब्लिक के लिए तरफ से भी प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी, वो डिमांड अब अमन वर्मा की जो है नहीं है। जो एक वक्त पर उनकी तुलना शायद अमिताभ बच्चन से भी कर दी जाती थी, कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे कि शायद वो भी अपना जो बर्थडे है वो शायद अक्टूबर में ही शेयर करते हैं, कुछ बर्थडे को भी लेकर कोइंसिडेंस या आई डोंट नो। बट अमन को बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है टेलीविज़न पर देखा है, पसंद किया है। और मैंने तो खुद अमन की जर्नी देखी है, उनका शो खुल जा, सिम सिम, और मतलब मैंने तो उनका एक 90s का भी एक शो देख रखा है, पता नहीं 55 खम्बे लाल दीवारें करके कोई है जिसमें मीता वशिष्ठ थी, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ। उसमें भी जो हैं लीड में अमन वर्मा ही हैं और काफ़ी यंग, आपको अगर आप वो शो देखेंगे तो अमन वर्मा काफ़ी यंग दिखेंगे आपको, और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी अमन की आपको लगेगी। तो अमन ने दूरदर्शन सीरियल से ही शुरुआत की थी और दूरदर्शन से होते होते सैटेलाइट के किंग बन गए, और हर तरीके से उन्हीं के नाम का जो है बोलबाला होता था। इंडियन आइडल को होस्ट करना हो, कितने शोज़ उन्होंने होस्ट किए, रियलिटी शो जो उस टाइम पर आया करते थे, और कितना उनको लोग देखना चाहते थे। मतलब मैंने तो उनकी जर्नी देखी है, तो मैंने तो उनका करियर जो है वो आसमान में जाते हुए भी देखा है और आसमान से गिरते हुए भी देखा है। तो कहीं ना कहीं मैं गवाह हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा उनके लिए बुरा भी लगता है, थोड़ी सिंपैथी भी होती है, बट कहीं ना कहीं फिर लगता है यार ये एक सबक है इन लोगों की ज़िंदगियों में। जो डाउनफॉल आता है ना, ये उन लोगों के लिए सबक है जो सोचते हैं यार इंडस्ट्री में हम लोग जाएंगे और ऐसे ही नाम शोहरत कमाएंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। नाम शोहरत आप शायद कमा लो, लेकिन उसको मेंटेन करना उतना ही मुश्किल है। और वो कैसे मेंटेन होती है, आपकी इमेज से, और जब इमेज की धज्जियाँ उड़ती हैं ना तो फिर क्या होता है। जैसे सन 2020 के बाद बॉलीवुड अपनी इमेज को क्लीन करने में लगा हुआ है, और जो बॉलीवुड का जो डाउनफॉल है उसकी सबसे बड़ी वजह उसका इमेज भी है जो ख़राब हुआ है, और जिसकी वजह से जो है बॉलीवुड स्ट्रगल कर रहा है। तो ऐसी ही स्ट्रगल जो है, इससे भी बदतर स्ट्रगल है, वो अमन वर्मा ने करी। तो आई होप कि अमन वर्मा की जर्नी से हर लड़का या हर लड़की कुछ सीख सके कि वक्त का तख्ता कैसे जब बदलता है तो इंसान जो इतना रौब में एटीट्यूड में घूमता है, फिर जब तख्ता बदलता है ना तो वो नज़रें छुपाता हुआ, मुंह छुपाता हुआ, बगले झांकता हुआ दिखाई देता है। जो एक टाइम पर अमन वर्मा के साथ भी हुआ कि अमन वर्मा लिटरली, मतलब एक कहते हैं ना एक शेमफुल हालत में, कि किसी ने बिना हाथ लगाए आपको नंगा कर दिया। ये वही वाली बात हुई ना कि बिना किसी को टच किए हुए उसके कपड़े उतार लिए, तो कैसी फीलिंग आती है। तो बिल्कुल अमन वर्मा के साथ भी ये हुआ, और अमन वर्मा ने इस चीज़ को लेकर जो है काफ़ी बैकलैश भी फेस किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने काम पर वापस जो है अपना मुकाम बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाबी उनको नहीं मिली जो वो डिज़र्व करते थे, और जो उनका जो पोटेंशियल था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, वो कंट्रोवर्सी में ही छुप के रह गई। तो वो जो स्टिंग ऑपरेशन था वो, मतलब आप कह सकते हैं वो स्टिंग ऑपरेशन उनकी ज़िंदगी को, ज़िंदगी भर के लिए आप कह सकते हैं स्टिंग करके चला गया, यानी कि बदबू दे के चला गया, जिसकी महक, जिसकी बदबू आज भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं और क्या कह सकती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मुझे उनकी हालत से कितना सिंपथाइज़ करना चाहिए या क्या करना चाहिए, लेकिन जो भी है, हर चीज़ जो है वो एक अपना एक समय लेकर आती है, और जब समय पूरा हो जाता है तो चली जाती है। चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो आपका जो एक कहते हैं ना एक आपकी जो एक चमक हो,
वो मैं क्या बोलूँ अब, आपको पता ही है कि हर चीज़ जो है लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अमन वर्मा की जर्नी से हम यही सीख सकते हैं कि भाई जिसकी इतनी ज़्यादा डिमांड थी, आज उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। वो इंडस्ट्री में है नहीं है किसी को भी कोई पता नहीं है। जो ऑडियंस जो उसकी दीवानी हुआ करती थी, जो उसे देखना चाहती थी, वो भी उसे भूल चुकी है। अब इसमें वक्त का आप तकाजा कह लें या कंट्रोवर्सी की एक वजह कह लें, या फिर अब लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि अब वो इंडस्ट्री को ही पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। वो तो खैर वही जाने। लेकिन अमन वर्मा आज खुद जो हैं वो अपना वही पुराना अंदाज़, अपना वही पुरानी जो उनकी जो एक उनका जो स्थान था टेलीविज़न इंडस्ट्री में, वो अभी भी उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आई विश हिम गुड लक। और रही बात शक्ति कपूर की, तो शक्ति कपूर ने भी बिग बॉस सीज़न 5 में जो है वो गए थे, और उनकी तो खैर इमेज की धज्जियाँ उनकी भी उड़ी, लेकिन उनका वो नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अमन वर्मा का हुआ। अब इसमें क्या कह सकते हैं, हालांकि अमन वर्मा का नुकसान हुआ भी, ठीक है, उनको वो सपोर्ट ज़रूर मिला है जिससे उनकी हालत इतनी भी खस्ता नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम हैं, जो पहले उनके पास लाइन लगी रहती थी, अब वो लाइन उनके पास नहीं लगी हुई है। अब आई डोंट नो कि अब वो वाकई पैसों के लिए मैजिक शो कर रहे हैं या वो एक ऐसे ही फ़न वे में था, वो तो मुझे नहीं पता। और अगर वाकई उनको पैसे की इतनी ज़रूरत आ पड़ी है कि वो मैजिक शो कर रहे हैं बर्थडे पार्टीज़ में, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों को देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि वक्त किसी का भी सगा नहीं होता। कहते हैं ना, भगवान रूठ जाए तो वो मान सकता है, माँ बाप रूठ जाएं वो मान सकते हैं, भाई बहन दोस्त पति पत्नी बॉयफ्रेंड बच्चे कोई भी रूठे उन्हें आप मना सकते हो। लेकिन अगर वक्त रूठ गया तो आप उसे नहीं मना सकते। तो ये एक बहुत बड़ी जो सच्चाई है वो अमन वर्मा की जर्नी से आप सीख सकते हैं। खैर, मेरे लिए कोई मन में उनके लिए कोई हेट नहीं है। आई विश हिम गुड लक, और जो भी वो अपनी लाइफ में डिसीजन लें वो सही हो और आगे उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, मैं बस उसी की कामना करती हूँ। और रही बात जो इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता है, जो लोग वाकई ये लड़के लड़कियाँ ये सब फेस कर रहे हैं, वो तो खैर मैं उनके लिए क्या कह सकती हूँ। मुझे उनके लिए सच में बहुत बुरा लगता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी लड़के लड़कियाँ होते हैं जो ये सब चीज़ें फेस करने के बाद भी उनको जो है वो मुकाम नहीं मिलता है, वो उनको उनकी टैलेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको वो जगह नहीं मिलती है जिसके लिए वो अपनी ही जगह को, अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा देते हैं। तो ये चीज़ तो देखो होती है, कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे लड़के लड़कियां करियर की इस आड़ में एक्सप्लॉइट होते हैं। और कुछ चंद ही ऐसे लोग होते हैं जो जिनको जो है थोड़ा सा फ़ायदा होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ धोखा ही होता है, लड़के लड़कियों के साथ। तो बस मैं उन्हीं से ये कह सकती हूँ कि भाई ठीक है, सपने देखो, सपनों के लिए कोशिश करो। आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अपना कंटेंट बनाओ, भले ही इन्फ्लुएंसर ही बन जाओ, लेकिन भाई ये इस रास्ते पर मत जाओ। ये रास्ता बहुत डरावना है, बहुत डिस्टर्बिंग है। अभी आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, ये सारी चीज़ें आपको बाद में जाकर हॉन्ट करेंगी और आपको डिप्रेशन देंगी, तकलीफ़ देंगी, भले ही आपको सक्सेस मिले या ना मिले। अब अमन वर्मा भी जो हैं अपनी लाइफ में इसी तरह की चीज़ें डेफिनेटली मिस कर रहे होंगे। वो भी सोचते होंगे कहाँ मेरा वो वक्त हुआ करता था और आज किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। पहले मेरे पास वक्त नहीं हुआ करता था, आज मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं है, मुझे देखने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो वो भी ये सारी चीज़ें डील कर ही रहे हैं। सो इसी के साथ अब मैं और आगे क्या बोल सकती हूँ। आई विश हिम गुड लक और गॉड ब्लेस हिम एंड अब मैं उनको और तो कुछ क्या कहूँ। तो ठीक है, उनके जो भी आने वाली ज़िंदगी है
उसके लिए मैं उन्हें गुड लक विश करना चाहती हूँ। और शायद उनके दोनों पेरेंट्स की भी डेथ हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, और अब उनका डिवोर्स भी हो रहा है। तो ठीक है, जो भी है, मैं उनको यही कहूँगी कि जो भी आपके साथ हुआ है उसे एक सबक लेकर जो है आप आगे बढ़े, और आपकी जो भी लाइफ हो वो सेफ़ हो और हेल्दी हो, आप हेल्दी रहें और खुश रहें। सो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कोई हेट नहीं है, बस जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला, क्योंकि मैंने उनकी जर्नी इतने करीब से देखी है। तो भाई, जिसकी जर्नी को मैंने इतने करीब से आगे बढ़ते हुए देखा है, जिस इंसान को, और उसी की मैंने डाउनफॉल भी देखी है, तो कहीं ना कहीं मैं उनकी अच्छे दिनों की भी गवाह रही हूँ और बुरे दिनों की गवाह रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी जर्नी को जितना भी मैं जान पाई हूँ, समझ पाई हूँ, वो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँ। तो बस इसी के साथ बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। थैंक यू सो मच।